गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले तहे दिल से थैंक्स लॉट फॉर दोज हूँ कमेंट मी, अप्रिशिएट मी। ठीक, आप लोगों के कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस लेख से संबंधित या फिर हमसे संबंधित किसी प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं। तो मैं बता दूं, चाहे सुनील जी हों, चाहे समीक्षा दुबे हों, रूपम कुमारी जी हों, नागर एकेडमी हो, नीतीश जी हों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है। और मैं जब कभी कोई प्रश्न पूछूं आपसे, आपके विचार, आपके ओपिनियन मांगूं, तो 2-4 मिनट टाइप नहीं कर सकते हैं आप लोग, कर दिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। और इसे लिखा है दोस्तों संजय गुप्त जी ने। आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पर हम आप बातचीत करने वाले हैं, वो है ज़रूरी है चीन को जवाब देना। देखिए, हम कभी कभार जब कई लोगों से कुछ राय मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि सर इस समय जो है यदि किसी प्रकार का विवाद होता है चाइना जैसे देश से, तो इसमें दोनों देशों का नुकसान होगा। पर आज का जो दौर है, जिस समाज में हम हैं, जिस वैश्विक स्तर पर हमारी एक शाख बनी हुई है, या फिर जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने वाले का जो प्रतिद्वंदी यदि बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैश्विक मंचों पर जाकर आपको क्रिटिसाइज़ करता है, आपके द्वारा जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी संबंधित जितने भी कह सकते हैं तालिबानी टाइप के हैं आतंकवादी, अगर उन पर किसी प्रकार का दोषारोपण किया जाता है भारत जैसे देश के द्वारा, उसे प्रतिबंधित करने की मांग होती है, तो देख सकते हैं आप यही चाइना जैसा देश किस प्रकार से हमारे मार्गों को अवरुद्ध करता है, रोड़ा डालने का काम करता है। तो ऐसे बहुत ज़रूरी है कि एक बार इसको अच्छे से सबक सिखाया जाए। वो सबक जो 59 जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस थे जिन्हें बैन किया गया दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम था हमारे देश में। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है युद्ध का मतलब है कि बस परमाणु बम छोड़ दिया, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करके मार दिया, यही नहीं है। बस आपकी जीत होनी चाहिए, याद रखिएगा। आजकल जो लोग हैं, नहीं, मैं कई बार इस बात को जिक्र कर चुका हूँ, हाथ से, डंडे से, बंदूक से ये जो लड़ाई होती है मूर्ख लोग करते हैं, बेवकूफ़ करते हैं। कहने का मतलब है आप उसके साथ साथ अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो वो स्तर अपना बनाइए, वो सोच अपनी रखिए। ठीक है, डिप्लोमेसी का नाम जानते हैं ना, एक वर्ड डिप्लोमेसी, कूटनीति। कूटनीति के माध्यम से आप चाह दें तो चाइना जैसे देश का इतना घिराव कर देंगे कि जितने भी वैश्विक महाताकतवर देश हैं ना, वो इनको इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे कि ऑटोमेटिक ये अपनी जो स्थिति थी, जो इनकी औकात थी, उसमें आकर फिट हो जाएंगे। तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर लिखा, भारत गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्रधानमंत्री ने लेह के दौरे के अपने उस संबोधन से और अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने चीन को विस्तारवादी बताया। चीन दुस्साहस के प्रतिकार का सबसे सही तरीका यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसकी मजबूत पकड़ को ढीला किया जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे ही देशवासियों से किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करने के बाद चाइना जैसा देश, तकरीबन जो 59 जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो बैन किए गए हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। बहुत ज़्यादा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट होता था और फिर चाइना जैसा देश क्या करता था, हमारे ही खिलाफ हथियार खड़ा करता था। हमारे ही देश के जवानों को कितनी बर्बरता और कह सकते हैं घिनौना जो उसने किया है पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में देश के जवानों के साथ, वो कभी भी भूला नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दें, एक शख्स ने हमसे कहा बात करने के लिए। उन्होंने कहा हम आपके यूट्यूब पे जो आप भी वीडियो अपलोड करते हैं संपादकीय से रिलेटेड, हम उस वीडियो को देखते हैं, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे? हम कहीं ठीक है, क्यों नहीं बात करेंगे। तो किसी माध्यम से हम उनसे कनेक्ट हुए, बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर कई सारे आरोप लगाए। सही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप जो लेख में बताते हैं कि आपको दिखता नहीं है मोदी हत्यारे हैं, मोदी को गाली देनी चाहिए, बीजेपी वाले ये हैं वो हैं, ऐसे तमाम तरह की बातें बता रहे थे। मैं उनसे बोला कि सर, हो सकता है कि जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी सोच हो, हमारे लेवल का नहीं है। आप जिसे लगता है कि कोई जो गांव में जो लोग अटैक करके होते हैं ना, बस गाली गलौज देते हैं, वो आपका स्तर हो,
यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पे, सबसे पहले अपनी सोच डेवलप करिए, फिर आप और हम बात करेंगे। मैं क्या आप सही से बताइएगा, आप लोगों को कभी ऐसा लगा क्या कि मतलब आप लोग मेरे लेख के द्वारा जो मैं यहाँ पे विचार विमर्श करता हूँ उससे आप प्रभावित होते हैं? यहाँ पर कभी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन या फिर अकॉर्डिंग टू कास्ट क्रीड, ऐसा कुछ मैं आपके अंदर कुछ मतलब डाल रहा हूँ, आपकी भावनाएं भड़का रहा हूँ? वो करें आपकी मोदी को आप क्यों नहीं गाली देते वीडियो में? हम क्या अजीब मूर्ख आदमी है, हम कि मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, मैं गाली क्यों दूँ? कहा कि नहीं सच्चाई बात बताइए ना। हम कि सर जो लेख में होता है मैं उसे थोड़ा सा विस्तार से बताने लगता हूँ, और ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को जागरूक करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों तक सही एजुकेशन पहुँचे जहाँ जिन लोगों तक नहीं पहुँच पाई। यही कारण कि हमारे देश में जो भी आज के हालात हैं, हालात ये पैदा हो गया कि दोस्तों लोग एक हिंदू हो या मुस्लिम एक को शक की नज़र से देख रहे हैं। अपने अपने रिलीजन को लोग मतलब सेफ करने के लिए दूसरे के रिलीजन पे हमला कर रहे हैं। ये क्या है? जब आप कम पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके साथ कोई भी खेलेगा। तो इसीलिए अपनी सोच, अपनी मानसिकता बढ़ाएं, जाति धर्म से ऊपर उठ कर बात करें। हमने बहुत उनको समझाने की कोशिश किया, अब वो बार बार यही कहते रह गए कि नहीं आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं, आपके पास वो चीज़ है, आपको बोलना चाहिए। हम कहें सर चलिए जी इसको छोड़ते हैं। इससे ही उससे सबक मिलेगा, क्योंकि वो अपनी आर्थिक ताकत के ज़रिए अपनी विस्तारवादी एजेंडे को बढ़ा रहा है। यह बहस का विषय हो सकता है कि आखिर भारत चीन की आर्थिक चंगुल में क्यों फंसा, लेकिन यह समझने की ज़रूरत है कि जब चीनी कंपनियां सस्ता माल उपलब्ध कराएंगी तो कोई भी देश उन्हें खरीदने के लिए लालायित होगा। आज चीन के सस्ते कच्चे माल और उत्पादों के मामले में जो स्थिति भारत की है वही दुनिया के अन्य लोगों की भी। मतलब चाइना एक ऐसा देश है जिसे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्थिति मात्र भारत के संदर्भ में नहीं है कि ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं चाइनीज़ उत्पादों का, क्योंकि दोस्तों सस्ता के साथ साथ उसमें जो गुणवत्ता होती है बहुत उम्दा होती है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, चीज़ें सस्ती होती थी पर क्वालिटी के मामले में कई मानकों पर बिखर जाती थी, ध्वस्त हो जाती थी। पर आज जिस तरह से चाइना जैसे देश ने अपनी कमोडिटी को लेकर एक अवेयरनेस लोगों में जागरूक किया, उस कमोडिटी पर काम किया जहाँ पे विफल रहा, आज यही वजह है कि दोस्तों लोग जापान, अमेरिका, टोक्यो, फलाना ढिकाना, ठीक है, ऐसे कई सारे देश हैं जिनके उत्पाद को छोड़कर फर्स्ट बना हुआ है। क्यों बना हुआ? क्योंकि उसने उस पर रिसर्च किया, उस पर काम किया, जो भारत जैसे देश को करने की आवश्यकता। जब आपको पता है आपके यहाँ बहुत बड़ी बाज़ार है तो आप क्यों नहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? पर नहीं करेंगे, बस चल रहा है बस। मैं देखिए कई दिन से एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि एक वीडियो में बनाऊँ सार्वजनिक रूप से, तमाम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो MSME के थ्रू 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की जो बात की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिला किसको। चला अपन तो एकदम चक्कर लगा लगा के बैंक का थक गया, वो योजना नहीं मिली कि मेरे पास ऑलरेडी जो है कि बिज़नेस है, मैं उसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो कुछ तो सरकार के द्वारा मुझे प्रोत्साहन राशि मिल ही सकती है, पर नहीं। तो कोई बात नहीं। तो इस स्थिति के बारे में आप थोड़ा बताइएगा कि आपको लग रहा है जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया था, इतना जोर शोर से भव्य अनाउंसमेंट हुआ था, उसका किसको मिला? ठीक है, बताइएगा आप लोग। चीन सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि बीते 4 दशकों में इसके लिए उसने न केवल एक अभियान छेड़ा बल्कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर अपने निर्यात को आकर्षक भी बनाया। इसके चलते ही वह दुनिया का कारखाना बन गया। पूरी दुनिया का कारखाना किस देश को कहा जाता है? यदि ये प्रश्न आपके सामने कोई भी शख्स रखे तो आपका जवाब होना चाहिए चीन। भारत 1962 के युद्ध के बाद कई दशकों तक तो चीन से सशंकित रहा, ठीक है, सशंकित रहा, लेकिन बाद में जब चीनी सत्ता ने अपना रुख बदला तो भारत भी उससे दोस्ताना संबंध कायम करने पर सहमत हो गया। इन दोस्ताना संबंधों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बात होती रही, लेकिन भारत ने इस पर गौर नहीं किया कि चीन इस विवाद को सुलझाने का इच्छुक नहीं। तो ये जानते हैं इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो इनकी एक मेंटालिटी है, वो बहुत ही घटिया किस्म की है।
इस बात को आप हल्के में मजाक मत लीजिएगा कि उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी सोच क्या है। वो बार बार जानते हैं क्या कहते हैं कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में, ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा गया, जो चीनी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, उनमें लिखा गया कि एक ज़माना था फलाने जुंग सी जुंग, मतलब ऐसे तो नाम होते हैं चाइना वालों के, शासकों के पहले, इनका विस्तार यहाँ तक था, उनका विस्तार यहाँ तक था। तो भैया ऐसा कि तुम ले लो इस चीज़ को, फिर हम भी अपना किताब खोलेंगे अखंड भारत वाला, तो इसमें कई सारे ऐसे देश हैं ना जिनका अस्तित्व मिट जाएगा, डूब जाएगा। तो जब आप लोग भी अगर सबको छोड़ो, मैं एक चीज़ आपसे पर्सनली डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप शासन की बात करें ना, अगर जिस दिन ब्रिटेन ने अगर कह दिया ना कि भाई मैं भी अपना इतिहास खोलने जा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए उसका शासन पूरी दुनिया के अंदर सारे देशों के ऊपर था। अगर वो जिस दिन कह दिया ना तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठ के सोचो। ये शी जिनपिंग फलाना ठिकाना जिसे लगता है बेवकूफ़ आदमी है। अपने लोगों को रोज़गार दो, अपने यहाँ कुछ ऐसा करो, शांति कायम रहे। आए दिन हांगकांग में जिस तरह से चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वैश्विक स्थिति उसकी घटती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। इससे लोगों में निराशाएं आ रही हैं। कई लोग तो ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर ही शी जिनपिंग से लोग खिलाफ में हैं। और ओली के बारे में आप जानते हैं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनके विरोध में इतनी बातें हो रही हैं कि हो सकता है उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े अगर यही स्थिति रही। सोचिए, हम यह भी नहीं देख सके कि चीन किस तरह पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हम उसकी संवेदनशीलता की तब भी चिंता करते रहे जब वो अरुणाचल और कश्मीर को लेकर अपनी बदनीयति दिखाता रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गलियारे का निर्माण भी उसकी बदनीयति का प्रमाण है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का भारत में शरण लेना चीन को नागवार गुजरा और वह अभी भी उनके प्रति आक्रामक है। अब जब चीन ने अपने विस्तारवादी इरादे खुलकर जाहिर कर दिए हैं, तब फिर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि भारत अपनी रणनीति बदले। इस बदली हुई रणनीति के तहत चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के साथ उसकी कंपनियों को तमाम क्षेत्रों से बाहर किया जा रहा है। इसका चीन पर असर दिखने लगा। उसने अपने ऐप पर पाबंदी के खिलाफ WTO जाने की धमकी दी है। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, एक वैश्विक स्तर पर एक कानून बना हुआ है जो व्यापार से संबंधित जो भी कुछ गलत होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप WTO का शरण ले सकते हैं। जैसे आपके देश में है तो व्यापार से संबंधित कई सारे मामले उठते हैं, तो यदि कोई गलती कर रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बना हुआ है। इससे उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वह खुद WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। एक आकलन के अनुसार 59 चीनी ऐप पर पाबंदी से चीनी कंपनियों को अरबों रुपये की चोट पहुँच सकती है। देखिए, इसमें खुल के बताया जा रहा है कि WTO इस मुद्दे को ज़्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हुई हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो गाइडलाइंस है WTO की, खुद उसके खिलाफ जाकर वो आयात निर्यात किया है। तो ऐसे में WTO वाले तो खुश ही होंगे। आज तक तो हमारी बातें नहीं माने और आज अपनी बात मनवाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे हो, हमारे यहाँ गिड़गिड़ा रहे हो। ठीक है, तकनीकी के क्षेत्र में भारत में पैठ बनाने के उनके इरादे पर भी अब पानी फिरेगा। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सही कहा कि चीनी ऐप पर पाबंदी एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक है। यह भी आवश्यक है कि चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर जो आवाज़ बुलंद हो रही है उसमें भारत अपना सुर मिलाए। वैसे भी विश्व समुदाय चीन से पहले से ही खफा है, क्योंकि उसकी लापरवाही से ही कोविड-19 महामारी दुनिया भर में फैली। गलवान घाटी की घटना के बाद कई देशों ने भारत से सहानुभूति भी जताई है, उनमें विकसित देश भी हैं। यह अच्छा हुआ कि अन्य देशों के साथ भारत ने भी यह मांग की है कि इसकी तह तक जाया जाए कि कोरोना वायरस वुहान से निकलकर सारी दुनिया में कैसे फैला। चीन को जवाब देने के लिए सैन्य मोर्चे पर भी तैयारी समय की मांग है। भारत ने अपनी सेनाओं के लिए राफेल समेत अन्य लड़ाकू विमान और हथियार एवं उपकरण जुटाने की तैयारी तेज कर दी है। चीन को यह एहसास होना चाहिए कि 1962 वाला भारत नहीं है। चीन को यह संदेश देना ज़रूरी कि अगर उसने भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने कीमत चुकानी शुरू भी कर दी है। अहंकारी चीनी सत्ता के सिर उठा लेने के बाद यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल उसके खिलाफ एकजुट हों। यह दुखद ही नहीं, शर्मनाक भी है कि कांग्रेस और वाम दल इस एकजुटता में बाधक बन रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री को लांछित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वह छल कपट का सहारा भी लेने में लगे हुए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री लेह में थे उसी दिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उसमें कथित तौर पर लद्दाख के
कुछ निवासियों के हवाले से यह बताया गया कि गलवान के हालात को लेकर सरकार जो कह रही वह सही नहीं है। बाद में पता चला कि लद्दाख के ये कथित नागरिक कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता हैं। नकारात्मक की हद है। राहुल नकारात्मक बातों से देश की छवि खराब करने के साथ ही राष्ट्रीय हितों पर चोट करते दिख रहे हैं। मैं एक चीज़ बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आप लड़ते आए हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे मुद्दे के लिए, इसमें लड़ने की आवश्यकता नहीं। इसमें आवश्यकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ पॉलिसीज़, कुछ योजना परियोजना पे आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, उनसे जवाब नहीं मांग सकते, बेशक करिए। पर कुछ लोग जो हैं देश के सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या करने गए थे बिना हथियार के, फलाना ढिकाना। पहले भैया पढ़ लिया करो, उसके बाद यदि आप इस तरह के जवाब मांगेंगे सरकार से तो अच्छा लगेगा। अन्यथा लोग अनुमान लगा लेंगे कि आपकी जो बुद्धि है और जो आपका स्तर है कितना ऊंचा है, कहाँ तक है। कम्युनिस्ट पार्टी से एक वैचारिक समझौता किया। यह समझौता सोनिया और राहुल की वामपंथी सोच को ही उजागर करता है। कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि आखिर इस समझौते से देश को क्या लाभ हुआ। अब तो इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि 2004 में चीन के साथ जो व्यापार घाटा है 1.1 अरब डॉलर का था, वह 2013-14 में बढ़कर 36.2 अरब डॉलर हो गया। भाजपा का आरोप तो यह भी है कि कांग्रेसी नेताओं के वर्चस्व वाले एक राजीव गांधी फाउंडेशन की चीनी दूतावास से जो चंदा मिला उसकी एवज में चीन के आर्थिक हितों का पोषण किया गया। तो ये चीज़ें कुछ उठाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि किस प्रकार से चाइना जैसे देश के माध्यम से वहाँ का जो राजीव फाउंडेशन था उसे एक बड़ी राशि मुहैया की गई, डोनेशन दिया गया। आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है? मोदी सरकार इस कार्यकाल में चीन के साथ व्यापार घाटे को तेज़ी से पाटने की कोशिश कर रही थी। यह कोशिश तभी सफल होगी जब हमारे कारोबारी भी यह ठान लें कि उन्हें चीन से सस्ता माल नहीं मंगाना। चीन से व्यापार घाटा अकेले सरकार की देन नहीं, तमाम कारोबारियों ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चीन से माल मंगाना शुरू कर इस घाटे को बढ़ाया। अब उन्हें इसे घटाने का काम करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक बड़ा असल मकसद चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना ही है। चीन पर आर्थिक निर्भरता को न्यूनतम स्तर पर लाने की ज़रूरत है। समय आ गया कि देशवासी हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वाले दुस्साहसिक चीन के प्रतिकार में सरकार का साथ कंधे से कंधे मिलाकर दे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आज का एडिटोरियल था, जो आज का कंटेंट था, उसका यही मतलब था कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसमें आपका हमारा सबका सहयोग चाहिए। और कुछ लोग जो हैं देश विरोधी बातें कर रहे हैं, उन्हें भी इस मानसिकता को छोड़कर आज आवश्यकता है देश के साथ खड़े होने की, देश के जवानों के साथ, देश के सरकार के साथ। आप तमाम तरह की चीज़ों को सरकार के सामने रख सकते हैं, पर कुछ भी ऐसा प्रश्न मत रखिए जिससे विवाद का कारण अपने अंदर ही, अपने देश के अंदर ही बने। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।